नमस्कार प्यारे साथियों, अश्वनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है प्यारे साथियों, उस टॉपिक का नाम है कि भारतीयों और विदेशियों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं। तो भारतीयों और विदेशियों को प्राप्त जो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं प्यारे साथियों। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है, ये तो सारे लोग जानते हैं कि 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिनका डिस्क्राइब आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक किया गया है। बट फंडामेंटल राइट्स का जो एक्सटेंशन किया गया है, जो विस्तार किया गया है, वह विस्तार अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक में किया गया है। तो हम लोगों को आज इसी चीज़ों को पढ़ना और समझना है कि भारतीयों को कौन से अधिकार दिए गए हैं और भारतीयों और विदेशियों दोनों को कौन से अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम सब देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 कॉलम को बनाते हैं, पर जब 2 कॉलम बनाएंगे तो चीज़ों को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो पहले कॉलम में मैं यहाँ पर नोट करने वाला हूँ, वह आपका है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और दूसरे कॉलम में मैं बनाने वाला हूं, दूसरे कॉलम में आपका होगा कि भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त मूल अधिकार। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि भारतीयों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले हम इसी की चर्चा करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि भारतीयों और विदेशियों को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिन अनुच्छेदों में दिए गए अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कौन कौन से हैं, तो वह है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 और आर्टिकल 30। ये जो प्यारे दोस्तों 15, 16, 19, 29 और 30, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये जो है आपके, ये केवल भारतीयों को प्रदान किया गया है। इन्हें दिया गया है, केवल इंडियन सिटीजन्स को ही राइट प्रोवाइड किए गए हैं। इन सब आर्टिकल में दिए गए राइट केवल इंडियन सिटीजन्स को ही प्रोवाइड किया गया है। प्यारे साथियों, आप इसे भूलेंगे नहीं, जरूर आप इसे लर्न कर लेंगे, क्योंकि अब मैं इसमें कौन कौन सी बातें हैं उसकी भी चर्चा करूंगा। उससे पहले में आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीयों और विदेशियों को वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनमें यहाँ पर भारतीयों को भी दिया गया है और विदेशियों को भी कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं प्यारे साथियों। तो आइए देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 आपको पता है ना, आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A जो था यह बाद में जोड़ा गया था प्यारे साथियों। कब जोड़ा गया था? यह बाद में जोड़ा गया था, समझ गए। आइए देखें 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये जो आपके आर्टिकल है प्यारे साथियों, अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A,
आर्टिकल अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। इनमें जो अधिकार दिया गया है यह भारतीयों को भी दिया गया है और विदेशियों को भी दिया गया है प्यारे साथियों। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आर्टिकल 15 में क्या है जो केवल इंडियंस को दिया गया है। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि स्टेट जो राज्य हैं वे रेस के बेस पर, वे कास्ट के बेस पर, वे रिलीजन के बेस पर, वे प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर मतलब जन्म के आधार पर, धर्म, जन्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। राज्य डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं करेगा प्यारे साथियों। तो यह भारतीयों को दिया गया है केवल, यहाँ पर समझ गए। एक यहाँ पर इसका एक्सेप्शन आता है कि जो महिलाओं को या फिर जो समाज में पिछड़े तबके के लोग हैं उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। ये विशेष सुविधाएं वो अपवाद स्वरूप माने जाते हैं प्यारे साथियों। यह आर्टिकल 15 के अंतर्गत ही चीजें आती हैं। आइए आर्टिकल 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि स्टेट इन्हीं सब के बेस पर मतलब राज्य जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन किसमें? सरकारी नौकरियों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जितने भी पब्लिक ऑफिस होते हैं, पब्लिक रिक्रूटमेंट होते हैं, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव राज्य नहीं करेंगे प्यारे साथियों। मतलब जाति, धर्म, जन्म आदि के आधार पर अनुच्छेद 15 में कहा गया राज्य किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। और इसमें कहा गया 16 में कि राज्य इन्हीं सब बातों के आधार पर किसी के भी साथ सरकारी नौकरियों में, लोक नियोजन में किसी के साथ कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ये 16 में कही गई बातें हैं। तो ये दोनों आर्टिकल इंडियन सिटीजन्स को केवल दिए गए हैं। आइए 19 की बात करें कि 19 में क्या है। 19 में कहा गया प्यारे दोस्तों जो 6 फ्रीडम दिया गया है। आर्टिकल 19 ग्रांट्स 6 फ्रीडम्स। फर्स्ट क्या है इसमें? तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी केवल इंडियन सिटीजन्स को ही दिया गया है प्यारे साथियों। इसमें क्या कौन कौन सी बातें की गई हैं? इसमें कहा गया है कि भाई आपको अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, एक्सप्रेस इन ओन ओपिनियन, बोलने की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता, और ये सब चीजें जिक्र की गई हैं आर्टिकल 19 का फर्स्ट का क्लॉज 1 में। समझ गए? तो प्रेस की स्वतंत्रता की जो बात है, जो मीडिया की फ्रीडम की बात है, वह अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब नहीं है। यह एक्सप्रेस इन ओन ओपिनियन में ही यह समाहित हो जाता है। फ्रीडम टू प्रेस, फ्रीडम टू प्रेस का डिस्क्राइब कहीं संविधान में नहीं है प्यारे दोस्तों। वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही शामिल उसी में होता है। ये आर्टिकल 19 में और क्या कहा गया कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से सभा या सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, है ना, निवास कर सकते हैं, किसी प्रकार का वृत्ति या व्यवसाय ट्रेड कर सकते हैं, कहीं सेटल हो सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये सब सारी फ्रीडम दिए गए हैं 19 में। तो ये भी इंडियंस को भी प्राप्त है, और ये केवल इंडियंस को ही प्राप्त है। आर्टिकल 29 में क्या है प्यारे साथियों? 29 में कहा गया 29 और 30 यह माइनॉरिटीज क्लास से रिलेटेड है। ये आपका जो 5th फंडामेंटल राइट्स है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स कि राज्य के द्वारा जो भी संचालित शिक्षण संस्थान है वहां पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी कोई किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा प्यारे साथियों। यहाँ पर सबको अधिकार प्रदान किया जाएगा। ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो आर्टिकल 29 में है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है वह अपना, कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है प्यारे साथियों, जो माइनॉरिटीज क्लास है, वे माइनॉरिटीज क्लास के लिए कहा गया है आर्टिकल 29 में कि वे अपने लैंग्वेज, वे अपने लिटरेचर, उनका जो लिपि है, लिंग्विस्टिक है, इन सब चीज़ों का वे प्रोटेक्शन कर सकते हैं माइनॉरिटीज क्लास, अल्पसंख्यक वर्ग। ये जो कहा गया है आर्टिकल 30 जो कहा गया है प्यारे साथियों, यह अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ही कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है ये अपने इन सब चीज़ों का प्रोटेक्शन करने के लिए शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप कर सकते हैं। ये बातें कही गई आर्टिकल 30 में। तो ये आपके 15, 16, 19, 29 और 30
ये आर्टिकल जो है ये केवल इंडियन सिटीजन्स को ही दिए गए हैं, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया गया है। अब आइए हम वैसे आर्टिकल की ओर चलते हैं जो भारतीयों को ही दिया गया है और विदेशियों को भी प्राप्त है। जो भारत में आने वाले जो विदेशी हैं उन्हें भी प्राप्त है और इंडियन सिटीजन्स को भी प्राप्त है। प्यारे साथियों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये दोनों को दिए गए हैं, भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। 14 में आपको पता है इक्विटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, है ना, इक्विटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष कानूनों का एक समान संरक्षण की बातें कही गई हैं। तो आर्टिकल 14 में 20 में कहा गया प्यारे साथियों कि अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, है ना, राइट अगेंस्ट रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, है ना। तो कन्विक्शन फॉर ऑफेंस की बात इसमें की गई है आपका आर्टिकल 20 में, मतलब किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए अरेस्ट नहीं किया जाएगा और किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक, इसमें देखिए 3 व्याख्या है आर्टिकल 20 में। फर्स्ट पॉइंट है किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य उस समय एट ए टाइम अपराध की श्रेणी में न गिना जाता हो, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। समझ गए? जैसे अगर मैं अपने किसी स्टूडेंट्स को 2 थप्पड़ मारता हूं तो मैं आज 2 थप्पड़ मार रहा हूं, तो लेकिन आने वाले विगत को, लेकिन आज यह कोई कानून नहीं बना है कि टीचर यदि अपने स्टूडेंट्स को 2 थप्पड़ मार देता है तो टीचर को 6 महीने की कारावास की सजा होगी, सपोज दैट, और 2 महीने के बाद यह कानून बन जाता है कि जो टीचर्स अपने स्टूडेंट को 1 थप्पड़ भी मारेगा उसे भी 6 महीने की कारावास की सजा होगी, 6 महीने का उसे सजा भुगतना पड़ेगा। तो ये 2 महीने के बाद कानून बना है, मैं 2 महीना पहले ही 2 थप्पड़ मार चुका हूँ, समझ गए? तो इसलिए टीचर्स को वहां पर कोई भी ब्लेम नहीं लगाया जा सकता है। समझ गए हमारी बातों को? लेकिन मैं आप लोगों को मार नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को पीट नहीं रहा हूँ, ठीक ना, मैं आपको समझाने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ, ठीक ना। तो आर्टिकल 20 में तीन बातें कही गई। दूसरी बात क्या है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात है कि किसी भी व्यक्ति को अपने अगेंस्ट एविडेंस पेश करने के लिए बाध्य प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। ये 20 में कहा गया 3 बातें। 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब हर किसी को अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति अपने अनुसार जीवन को जी सकता है। 21A में राइट टू एजुकेशन, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग ऐड किया गया। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया और शिक्षा का अधिकार हो गया। राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे, फ्री एजुकेशन देंगे। 22 में प्यारे साथियों गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, मतलब बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर में 24 आवर्स के अंडर में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा प्यारे साथियों। 23 में कहा गया है 23 में कि भाई आप मानवों का जो मतलब एबोलिश ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अवैध मानव व्यापार की मनाही, मानव का व्यापार नहीं होगा, है ना, विदाउट वेज वर्क उनसे काम नहीं कराया जा सकता है ना, जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है। 23 में है। 24 में क्या है, चाइल्ड लेबर की बात की गई है कि अंडर 16 ईयर्स ओल्ड के बच्चों से कोई भी काम जो है 6 से अंडर 14 ईयर्स ओल्ड तक के बच्चों से कहीं भी आप कोई भी खतरनाक काम, हैजर्डस वर्क कहीं भी आप नहीं करा सकते हैं, जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क इत्यादि। घरेलू हिंसा भी अब इसके दायरे में आ चुका है 24 में। 25 में कहा गया है प्यारे साथियों कि आप अपने अनुसार किसी भी धर्म को, जो धार्मिक स्वतंत्रता है हमारा 25 से लेकर 28 तक, ये भी भारतीयों को भी मिला है और विदेशियों को भी मिला हुआ है कि 25 में कहा गया कि आप किसी भी अपने अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। तो ये भारतीय भी कर सकते हैं, विदेशी भी कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये भी उन्हें स्वतंत्रता मिला हुआ है। लेकिन धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है, परिवर्तन कराने का नहीं। हाँ, आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन परिवर्तन करा दूसरे से नहीं कर सकते हैं। समझ गए? ये बातें कही गई हैं। इसी में कहा गया था 25 में ही कृपाण धारण करना, लेकर चलना सिख धर्म मानने का अंग माना जाएगा और सिख, बौद्ध, जैन ये हिंदू धर्म के ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स माने जाएंगे, अंग माने जाएंगे प्यारे साथियों। 25 की बात थी। 26 जो है ये धार्मिक संप्रदायों की बात करता है। धार्मिक संप्रदाय
धार्मिक संप्रदाय जो होते हैं, जो पार्टिकुलर किसी एक धर्म से संबंधित हों और उनकी एक विशेष आस्था हो उस धर्म में और अपनी एक संस्था स्थापित किए हों, जैसे आप देखे होंगे कि जो विवेकानंद की जो सोसाइटी है, प्यारे दोस्तों, रामकृष्ण मिशन, यह एक संप्रदाय है। समझ गए क्या? यह एक संप्रदाय है। इसलिए जो आर्टिकल 26 में कहा गया, जो भी धार्मिक संप्रदाय हैं अपने धर्म से संबंधित गतिविधियों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना, धन अर्जित कर सकते हैं और विधि के अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉ उसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में कहा गया कि जो रिलीजियस टैक्सेस लगाई जाती हैं, धार्मिक कर, उसे आप पे भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी पे कर सकते हैं। जबरदस्ती कोई आपसे पे नहीं कराएगा। यह इंडियंस को भी दिया गया और फॉरेनर को भी दिया गया, विदेशियों को भी प्रदान किया गया। आर्टिकल 28 में कहा गया प्यारे साथियों कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेबल हों, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हों, ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा संचालित, राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित, राज्य के द्वारा अनुदानित हों, तो वैसे शिक्षण संस्थान में कोई एजुकेशन मतलब वन रिलीजन से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एक धर्म से संबंधित धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी वहां पर। लेकिन यहीं पे एक बात और कहा गया इसकी व्याख्या में, यदि ट्रस्ट के द्वारा स्थापित कोई शिक्षण संस्थान है, ट्रस्ट के द्वारा, प्रन्यास परिषद के द्वारा, भले ही उसका पैसा राज्य देता हो, तो वैसे शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षाएं प्रदान की जा सकती हैं। समझ गए? और 28 में एक बात और कही गई कि राज्य के द्वारा फंडेबल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें यदि दूसरा धर्मावलंबी अदर रिलीजन का फॉलोअर्स यदि एडमिशन लेता है, तो उस पर्सन को उसके रिलीजन के अगेंस्ट में कार्य करने के लिए हम प्रेशराइज या बाध्य नहीं कर सकते प्यारे साथियों। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सब आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों को दिए गए हैं, राइट हैं। जबकि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ओनली राइट प्रोवाइडेड टू इंडियन सिटीजन्स, तो भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया गया है। ये आप जरूर याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, नोट जरूर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में प्यारे साथियों, ठीक ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा प्यारे साथियों, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यदि यूजफुल वीडियो हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।